नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस बार की टिप्पणी थोड़ा अलग है। देश आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। 77 साल एक पकी हुई उम्र है इंसान के लिए, लेकिन राष्ट्रों के सफर में यह वक्फा तिनके की नोक भर है। होना तो यह चाहिए था कि 77 साल बाद का भारत ज्यादा परिपक्व, ज्यादा उदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मविश्वासी होता। इसकी लोकतांत्रिकता पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनती, इसकी उदारता पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बनती, इसकी भारतीयता पूरी दुनिया को रोशनी दिखाती। लेकिन अफसोस कि इसमें से बहुत कुछ हो नहीं सका। 77 साल के प्रौढ़ भारत में नफरत का सामान्यीकरण हो गया है। यह न्यू नॉर्मल है। हमारे सामाजिक व्यवहारों की स्वीकार्यता का नया मानक है नफरत। बहुत हाल हाल तक जो बातें सार्वजनिक रूप से कहना या साझा करना असभ्यता, अशिष्टता और जहालत समझी जाती थी, अपराध मानी जाती थी, वो अब सामान्य रूप से कही और सुनी जा सकती हैं। यह भरोसा नफरत के सामान्य हो चुके माहौल का तोहफा है। नफरत अनगिनत रूपों में हमारे सामने आ रही है। यह समाज के एक तबके के भीतर गहराई तक बैठे दुराग्रहों के रूप में सामने आ रही है। यह न्यायोत्तर मुठभेड़ों, पुलिसिया एनकाउंटर के रूप में सामने आ रही है। यह नफरत भीड़ की हिंसा के रूप में सामने आ रही है। यह नफरत गौरक्षा के नाम पर खुला घूम रहे हिंसक विजिलेंटे समूहों के रूप में भी सामने आ रही है। यह नफरत न्यायोत्तर न्याय व्यवस्था यानी बुलडोजर न्याय के रूप में भी सामने आ रही है। यह चलती रेलगाड़ी में एक सुरक्षा बल के जवान के वहशियाना पागलपन के रूप में भी सामने आ रही है। यह नफरत खबरिया चैनलों और सरकार के चारण बन चुके अखबारों की शक्ल में भी हमारे सामने आ रही है। यह सामान डिलीवरी करने वाले निर्दोष मुस्लिम युवक के बहिष्कार के रूप में सामने आ रही है। यह नफरत रोजी रोटी के लिए दिन रात एड़ी घिस रहे ओला उबर चलाने वाले मुस्लिम ड्राइवर के खिलाफ अभियान के रूप में सामने आ रही है। यह नफरत सामूहिक रूप से मुस्लिम दुकानदारों, रेहड़ी वालों के बहिष्कार के रूप में सामने आ रही है। और यह नफरत RWA के उस सार्वजनिक ऐलान के रूप में भी सामने आ रही है जिसमें मुसलमानों को किराए पर घर नहीं देना है। यह नफरत दिल्ली से लेकर नूह तक हुई सांप्रदायिक हिंसा के रूप में भी हमारे सामने आ रही है, जहां एक झटके में 150 लोगों की जान चली जाती है। नफरत और घृणा मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन यानी रामनवमी पर भी उनका नाम लेकर फैलाई जा रही है। नफरत का सामान्यीकरण हो चुका है। इस सामान्य हो चुके नफरत के माहौल में जब हम भारत की आज़ादी की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब बहुत कुछ ऐसा है जिसमें आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है। उम्मीद की रोशनी बहुत छोटे छोटे कोनों से पैदा हो रही है। भारत के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच पैदा हुई दूरी को पाटने की एक पहल है मेरे घर आके तो देखो। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस सराहनीय पहल को परवाज देने का सही मौका स्वतंत्रता दिवस ही हो सकता था। नफरतों को हराने का, पूर्वाग्रहों को मिटाने का अभियान है मेरे घर आके तो देखो। मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। ये थोड़ा सा आपके लिए लेके आई हूँ। ये मेरी बेटी के साथ में तृप्ति, यहाँ पे इंतजार हो रहा था। 2017 में एक मौका मिला मेरे को, तो थोड़ा टॉपिक अच्छा लगा। सोचा कि ऐसे हमने कभी किसी को विजिट किया नहीं, किसी भी ऐसी फैमिली में जो हमारे समूह से अलग हैं। तो मेरे को लगा एक बार जाकर तो देखना चाहिए कि क्या डिफरेंस है हमारे और उनमें। मैं एक ऐसी फैमिली से मिली जो मतलब जिसको बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल लेवल के थे। तो हम लोग तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं बट हाँ, बहुत ठहरी हुई फैमिली थी जिसमें उनकी एक वाइफ थी, 2 बेटियां थी और वो भी अच्छा स्टैंडर्ड अपना नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे थे। और लगा कि हाँ, कुछ तो है हमारी सोच में गलत। आज का भारत देख करके जरा अचरज होता है। इस विविधता से हम क्यों मुकर रहे हैं, क्यों इसको एक कोने में धकेल रहे हैं? यही तो हमारी देश की खासियत थी, नहीं? तो इस इंडिपेंडेंस डे पे आप अपने घर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाइए
जो आपसे बिल्कुल विपरीत हो। एक्चुअली बचपन से ही कभी ऐसी सोच में घर में कभी सोच थी नहीं सॉरी कि लोग अलग हैं या कुछ हैं। स्कूल में कास्ट के बारे में पढ़ा, क्लास के बारे में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा। वो सिर्फ परीक्षाओं के लिए प्रश्न उत्तर थे, वो दे दिए और बात ख़त्म हो गई जी। तो हमारे घर में माहौल कभी भी ऐसा नहीं था कि बहुत रिलीजियस थे या पूजा पाठ करते थे, ऐसा नहीं था। तो इस बारे में कभी सोचा नहीं। दोस्त थे, मुस्लिम्स थे, मैं उनके घर जाती थी, अच्छा, उनके यहाँ खाना भी खा के आई हूँ। शायद कभी उन्हें बुलाया था, वो नहीं आए तो कभी ये भी नहीं सोचा कि क्यों नहीं आए। धीरे धीरे कुछ सालों के बाद जब सोशल मीडिया बढ़ गया जी जी, तो ये बातें सुनने में ज़्यादा आने लग गई कि ऐसा कुछ है। तो ये जब ये प्लेटफॉर्म मिला कि मेरे घर आके तो देखो 2017 में जो हुआ जी जी, उस समय लगा कि सिर्फ बातें करते रहते कि भाई ये तो हम नहीं भेदभाव करते, लेकिन और कर रहे हैं ये देखा। तो लगा खुद जाके देखेंगे, खुद जाके बताएंगे लोगों को कि हम ऐसे घरों में गए हैं, तो शायद 1% लोग भी अगर हमारी तरह सोचने लगे तो इससे बदलाव कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बदलाव आएगा। ठीक बात। बच्चा चाहे हिंदू हो या मुसलमान, होता तो बच्चा ही है ना, होते तो बच्चे वाले अरमान ही है ना। कमाल है, कुछ ही घंटों में किस तरह से इन दोनों परिवार में प्यार बढ़ा है और सारी पुरानी धारणाओं को इन्होंने गलत साबित कर दिया। राजनीति हमारी रिलीजन को इस्तेमाल कर रही है, हम इस्तेमाल नहीं होंगे, बल्कि हम कहेंगे आके तो देखिए। ये 2017 में भी शुरू हुआ तो सबसे पहले तो ये कि जब पता चला कि ये जो इस टाइटल के साथ कि मेरे घर आके तो देखो, ये हम अभियान शुरू कर रहे हैं और उनको भी हम अपने घर बुलाएंगे और उनके भी घर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक फैमिली को बुलाया था अपने घर, वो अपने 2 बच्चे और अपनी मिसेस के साथ हमारे घर आए। तो हमने पहले तो उन्हें नाश्ता करवाया, तो मतलब नमकीन ऐसे ही नाश्ता करवाया। तो उसके बाद जब खाना खिलाया तो हमने कहा कि आप क्या खाते हैं, हमने तो वेजिटेरियन बनाया सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नॉन वेज भी खाते हैं ऐसा नहीं है, तो अब जो भी खिलाएंगे वो खा लेंगे। तो लेकिन देखिए जब मिलकर आपस में बातचीत करी तो बेहद अच्छा लगा। और सिर्फ शायद मैं कहती कि लिबास, उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, हमने सूट पहना हुआ था, इतना सही फ़र्क लगा। बाकी बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो एक गैर मुस्लिम फैमिली है या वो हमसे अलग है या हमसे अलग है। So please be part of this wonderful campaign. Visit my home, be my guest. Invite people from a class or a caste or a religion or a sexual orientation or what have you that may seem to be different, and tell us what that experience was like. घरों से घरों को जोड़ने और दिलों को दिलों के करीब लाने की इस सोच के पीछे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और अनहद की संस्थापक शबनम हाशमी की भूमिका अहम है। शबनम से भी जान लेते हैं कि उन्हें इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। मशहूर जर्मन कवि हैं हेनरिक हाइन, उनका एक बहुत लोकप्रिय लाइन है कि जो लोग किताबें जलाते हैं वो बाद में इंसानों को जलाने से भी नहीं हिचकते। मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि क्यों मैंने हेनरिक हाइन की इस लाइन को आपके सामने रखा है। नालंदा में बिहार शरीफ एक बहुत मशहूर जगह है और वहाँ पर बहुत एक हिस्टोरिकल मदरसा है। उस मदरसे में रामनवमी की झांकी निकाल रही भीड़ ने आग लगा दी। दंगे फसाद के बाद पूरा मदरसा जल गया और उसके बाद उसके अवशेष बचे। और वो ऐतिहासिक 100 साल से ज़्यादा पुराना मदरसा था। उसमें बहुत सारी किताबें थी जो कि बहुत दुर्लभ किस्म की मैन्युस्क्रिप्ट थी, पांडुलिपियाँ थी, ओरिजिनल जिसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज अवेलेबल नहीं है। ऐसी बहुत सारी किताबें थी, ऐसी 5000 से ज़्यादा किताबें जलाकर ख़त्म कर दी गई, अब वो कहीं नहीं है। तो ये जो बात है कि कैसे किताबों को जलाने वाली भीड़ बाद में इंसानों को भी नहीं बख्शती, वो हम अपने आसपास कई रूपों में देख रहे हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अनहद की संस्थापक हैं शबनम हाशमी। शबनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। क्यों हमारे साथ शबनम आज हैं ये भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इसका एक हिस्सा आपने शुरू में देख लिया है, फिर भी मैं दोबारा से बता रहा हूँ। मेरे घर आके देखो, यह एक अभियान है कि कैसे एक देश में जहाँ पर हज़ारों साल से 2 समुदाय लगातार आपस में साथ साथ रहते आए हैं, और सिर्फ साथ साथ रहना एक चीज़ है, दोनों की बहुत सारी लड़ाइयाँ साझा हैं। मसलन इस देश की जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई,
वो पूरी की पूरी लड़ाई दोनों समुदायों ने साथ मिलकर लड़ी है, और दोनों का जो सामाजिक बसावटें हैं वो आपस में इतनी घुली मिली और आपस में इतनी एकाकार हैं कि उनको बहुत अलग कर पाना किसी दिमागी खलल की ही सोच हो सकती है कि इसको किसी तरह से अलग किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है, या दोनों हिस्सों को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके बावजूद इस तरह के काम चल रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं हिंदुत्व के रूप में। ये जो प्रोजेक्ट हैं उन्होंने बहुत एक लंबे समय में बहुत सारे धारणाएं बनाई हैं, स्टीरियोटाइप्स बनाए हैं, बहुत सारे आग्रह दुराग्रह पैदा किए हैं लोगों के मन में, जिनका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया कि किस किस रूप में नफरत हमारे सामने आ रही है। तो उससे निपटने का एक तरीका निकाला है शबनम हाशमी ने। आज हम शबनम हाशमी से बात करेंगे और जानेंगे कि मेरे घर आके देखो क्या है, क्यों आपको एक तो ऐसा लगा कि इस तरह के किसी अभियान की ज़रूरत है, और इस अभियान के तहत आप करती क्या हैं शबनम? देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा कि जिस तरह नफ़रतें जो हैं वो दिलो दिमाग में घर करती जा रही हैं, और ऐसे लोग जो शायद इकट्ठे मिलके इस मुल्क के लिए लड़े थे या इकट्ठे लगातार एक दूसरे के साथ संबंध थे, वो आज एक दूसरे से मिलने से भी कतराने लगे हैं। मुझे दो चीज़ें जो हैं जिसने मैं कहूँ कि इंस्पायर किया इसके बारे में सोचने को। एक तो 2002 में गुजरात में जब हम लोग डॉक्यूमेंट कर रहे थे, वहाँ पे एक एक्टिविस्ट हैं, सोफिया उनका नाम है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज 10 दिन हो गए हैं और ऐसे दोस्त जो हमारे बगैर खाना भी नहीं खाते थे, उन्होंने फ़ोन करके पूछा भी नहीं है कि तुम क्या ज़िंदा हो। घर में बुला के और ये कहने की बात तो अलग है कि हमारे घर आ जाओ तो तुम शायद सेफ रहो। दूसरा, कुछ साल पहले एक गूगल का ऐड आया था रीयूनियन नाम से, जी जी, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग हैं और वो अपनी पोती को बताते हैं कि मेरे बचपन का दोस्त यूसुफ, उसकी बहुत याद आती है। पार्टीशन के टाइम हम एक ही रात में उठ के चले आए, और फिर वो जो उनकी रीयूनियन होती है। तो ये दोनों चीज़ें थी। और बहरहाल जो हकीकत है आज के हिंदुस्तान की जो आपने बयान की, तो इसमें नफ़रतें फैलाना इसलिए बहुत आसान हो जाता है जब आप एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। जी। हमने ये सोचा कि अगर कोई ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के घर में जाए, किसी के परिवार में जाए और देखे उनका रहन सहन क्या है। मतलब आजकल दोबारा से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्कुलेट कर रही है, 4 बीवियाँ 25 बच्चे। हाँ। तो अगर इस कैंपेन के तहत मेरे घर आके तो देखो, उसके तहत अगर एक इलाके में 100 मुस्लिम घर हैं और वहाँ 100 हिंदू परिवार या क्रिश्चियन या दलित परिवार जाते हैं, जी जी, तो उनको नज़र आएगा कि 100 में शायद एक में भी आपको 4 क्या 2 बीवी भी नहीं मिलेगी। जी। जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ये समझ में आएगा कि सारे हिंदू ना तो नफ़रत करते हैं ना मेरे खिलाफ है, और उनकी भी समझ में आएगा कि हर मुसलमान जो है एक जैसा नहीं है, और जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना। जो अभी आज की स्थिति है, जब 15 अगस्त को आप इसको दोबारा से पूरे देश में शुरू कर रही हैं, तो इसका एक तो कितने बड़े पैमाने पर ये सब चल रहा है, ये कार्यक्रम चल रहा है, और क्या कोई ऐसा कोई लक्ष्य आपने तय किया है कि कितने परिवारों को आपस में मिलाना है? और इसमें पहले ये 2 चीज़ें समझ लें, फिर इसके आगे कुछ चीज़ें होंगी। अभी 26 स्टेट्स में इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटीज़, जिसमें हर एक कमेटी में मेरे ख्याल में तकरीबन 50 से 70 से 100 लोग तक हैं, अलग अलग संस्थाओं के, जो लोकल परेशान हैं इस सबसे। तो वो पिछले 1.5-2 महीने से काम कर रहे हैं ज़मीन पे, और फिर इलाकों में जहाँ पे अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, वो कम्युनिटीज़ में मीटिंग्स हो चुकी हैं, घर आइडेंटिफाई हो रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं लोग। हाँ। कि कौन अपने घर में होस्ट करना चाहता है, कौन जाना चाहता है। इसकी एक वेबसाइट हमने बनाई है www.meregharaketodekho.com, उस पे भी लोग रजिस्टर कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे अपने दायरे के बाहर के लोग हैं। अच्छा। हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम 15 अगस्त को 1 लाख फैमिलीज एक दूसरे से मिले, लेकिन 15 अगस्त से शुरू करके हम 30 जनवरी तक इसको चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे लेवल्स हैं हम इस कैंपेन के थ्रू। तो ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आपको लग रहा है कि सामने आ सकता है कि जो कहें कि ये दोनों हाथ से जो ताली बजने वाली बात है, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको? खास तौर से मिडिल क्लास में। ये लोअर मिडिल क्लास और गरीबों में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा। जी। दूसरा चैलेंज ये है कि मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको ये समझाना कि आपके घर जो भी परिवार आने वाला है, चाहे वो हिंदू हो या दलित हो या क्रिश्चियन हो,
वो सब आपके दुश्मन नहीं है। जिस तरह का एक खौफ का माहौल बना है ना, क्योंकि जो वीडियोस घूमती हैं, टारगेट हो गए लोग, उसके बाद लोग डरने लगते हैं। कोई अनजान हमारे घर आएगा, हम कैसे बुला लें। थोड़ा सा मुझे ये बताइए शबनम कि आपने जो शुरुआत में छोटे स्तर पर पहले एक जगह इसको किया, उसमें आपको किस हद तक सफलता मिली या कितनी उम्मीद दिखी? उसमें एक्चुअली हमको बहुत सफलता मिली, और मैं आपको एक ही उदाहरण सिर्फ दूंगी और कहीं बड़े की ज़रूरत नहीं है। गुजरात में एक जगह जुहापुरा, मुस्लिम घेटो है। बचपन से बच्चा सुनता है कि जुहापुरा नहीं जाना, वहाँ जाओगे तो लौट के नहीं आओगे, कोई लड़की जाएगी तो रेप हो जाएगा, AK-47 है सब घर में। तो हमने वहाँ पे 10 पटेल कम्युनिटी की महिलाओं को भेजा था 10 घरों में। इसको हो गए 4-5 साल। अच्छा। और वो महिलाएं आज भी एक दूसरे से मिलती हैं, घर में कोई खुशी हो गम हो एक दूसरे को बुलाती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, बाहर भी जाती हैं। मतलब 1-2-3 घंटे के इंटरेक्शन में जो बहुत सारे पूर्वग्रह थे, जो बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, वो सब टूट गई। ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है शबनम जी, लेकिन दिक्कत ये है कि जो इसके बरक्स जो मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हिंदुत्व का प्रोजेक्ट आप उसको कह सकते हैं, या मिला के ओवरऑल एक नफ़रत का, उसका बहुत जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है वो घृणा है, नफ़रत है, हेट है, वो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। संसाधनों के लिहाज से देखें तो उसमें बहुत सारे संसाधन, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसमें हो रहा है, उसमें इंटरनेट का भी रोल है, उसमें स्टेट पैट्रोनाइजेशन भी है, स्टेट का भी पैट्रोनाइजेशन मिल रहा है, उसको संरक्षण मिल रहा है एक तरह से। जो साफ साफ दिखने वाली चीज़ें हैं कि ये अपराध की श्रेणी में आता है या ये अपराध किया जा रहा है, इसके बावजूद वहाँ पर स्टेट कई जगह पे आंख मूंद लेता है कुछ चीज़ों से, कुछ चीज़ों पर एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाता है। तब आप अपने इस अभियान का क्या भविष्य देखती हैं, किस तरह से उसको, मैं इसको निराशावादी होकर नहीं कह रहा हूँ कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़रूरी और बहुत अहम और चीज़ है, उसके बावजूद ये कभी आपके कंसिडरेशन में, आपके उसमें रहा कि ये इतनी बड़ी चीज़ से आप लड़ रही हैं, एक बहुत छोटी सी रोशनी के तौर पर इसको शुरू कर रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, उसके सामने हार की संभावनाएं ज़्यादा हैं, असफलता की, मैं हार नहीं कहूँगा, असफल हो जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, सफलता की बहुत कम उम्मीद है, फिर भी आप एक प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चुनौती है वो बहुत बड़ी है, और एक कोई छोटा सा अभियान नफ़रतें ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे जूझ रहे हैं, और सिर्फ एक अभियान नहीं है, तरह तरह के अभियान चल रहे हैं, तरह तरह की चुनौतियों का लोग सामना कर रहे हैं अलग तरीके से जी। सोशल मीडिया पे सामना कर रहे हैं, पूरा जो ऑल्टरनेट मीडिया खड़ा हुआ है उसकी तरफ से सामना कर रहे हैं। अगर हम आज से कुछ साल पहले देखें तो एक ही तरफ की सिर्फ तूती बज रही थी, आज न्यूज़ लॉन्ड्री है, आज वायर है, तो हम अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। हमारा योगदान शायद उस चिड़िया जैसा ही होगा जो आग बुझाने के लिए अपने चोंच से पानी डाल रही है, चोंच से पानी डाल रही है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि हम बगैर लड़े ही मर जाएं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो बदलती नहीं हैं। हिटलर बहुत बर्बादी कर गया, लेकिन बहरहाल एक दिन वो भी ख़त्म हुआ। बाकी जितने भी आपने शायद अगर वीडियोस देखे हों जो आ रहे हैं, वो सब प्रो बोनो हो रहे हैं, सब लोग वॉलेंट्री लेवल पे, मतलब नंदिता दास का आया, रत्ना पाठक का आया, अभिजीत दत्त का वीडियो आया, सचिदानंदन का है, और बहुत लोगों के हैं। वो सब हमारे दोस्त हैं, कोई बॉम्बे में, कोई कहीं, जो एडिट कर करके भेज रहे हैं और सोशल मीडिया पे हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं एक बहुत व्यावहारिक, बहुत प्रैक्टिकल उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, और उसको लेकर किस तरह की कोशिशें कोई आप लोगों ने की हैं, क्या मसलन आप, जैसे मैं अपनी व्यक्तिगत अपने घर की बात करूं तो मेरी माता जी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो हैं कि वो अपने घर के बर्तन में किसी मुसलमान को अलाउ नहीं करेंगे, जहाँ तक मेरी अपनी अब तक, अब इधर बीच में 2-4 सालों में बदला हो तो बदला हो, मुझे अब तक नहीं मालूम, क्योंकि मैं बहुत, मुझे निकले भी घर से 20 साल हो गए हैं। तो ये स्थिति, उनके लिए अलग बर्तन रखा जाता है कि वो आएंगे उसी बर्तन में खाएंगे पिएंगे। ये लोग कट्टर नहीं हैं अपने स्वभाव में, बाकी हर चीज़ में इनका बहुत रोज़मर्रा का वो है। इसके बावजूद
उनकी ट्रेनिंग कहिए, उनकी धार्मिकता कहिए, उनके दिमाग में उस धार्मिकता से पैदा हुई जो संकीर्णताएं हैं वो कह लीजिए, वो उनको रोकता है। उसके लिए ज़रूरत है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इस तरह का उनके दिमाग में, उनके इस तरह के लोगों के दिमाग को जो कहते हैं कि खुलापन लाया जाए और इस तरह की चीज़ों के लिए एजुकेट किया जाए कि ये निहायत ही बेकार की बेहुदा बातें हैं, इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपके। उसकी तरफ मेरा इशारा था कि लोग बहुत अंदर से बड़ी इच्छा होगी बहुत सारे लोगों की जाने की, लेकिन ये जो नुआंस है, एक रिलीजियस नुआंस है, ये शायद बहुत सारे लोगों को रोक रही हो अंदर से कि नहीं, हम ये कैसे कर दें, हमारे बर्तन में कोई मुसलमान कैसे खा सकता है, या किसी मुसलमान को हम अपने घर बुलाएं और अपने बर्तन में कैसे खिला दें। ये एक बड़ी मुझे लगता है कि इस कैंपेन के दायरे में शायद एक रास्ते में एक व्यावहारिक अड़चन बन के सामने आ सकती है जब ये बड़ा हो जाए तब। देखिए अभी तक नहीं, ये अटकल है। हाँ, अभी तक नहीं आई है, मैं आपको कहूँ अभी तक नहीं आई है। ये ज़रूर है कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम ख़ानदानों को पहले से बता रहे हैं कि किसके घर में कौन जाएगा। जो मुस्लिम घरों में जो लोग गए हैं उनको हमने पहले कहा है कि आप फ़ोन करके पूछिए कि आपके घर मेहमान जो आ रहा है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, शाकाहारी है या मांसाहारी है। और अगर आप खाने पे बुला रहे हैं, अगर चाय पे बुला रहे हैं तो वो सवाल उठता नहीं है। अगर खाने पे बुला रहे हैं तो ये बात आप पहले ज़रूर पूछिए। और अगर आने वाला जो है वो शाकाहारी है तो आपको शाकाहारी खाना ही खिलाना है। ठीक बात। तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, सब कुछ तो जाहिर है कि एक अभियान नहीं बदल सकता। ये मेरा अगला वो आपसे जो सवाल यही था कि जो सेंसिटाइजेशन का मसला है कि लोगों को उस हद तक सेंसिटाइज भी किया जाए, जैसे दलितों को लेकर एक किस्म की होगी, ब्राह्मणों की अपनी हो, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी फॉल्ट लाइंस हैं, उन सब के बीच में नेगोशिएट करते हुए आगे बढ़ना है आपको। तो ये जो सेंसिटाइजेशन का मुद्दा है, इसको कैसे कुछ तरीका सोचा है आप लोगों ने, या कुछ इस लेवल पर प्रयास होता है कि इस तरह इसको भी साथ में करते चलना है अगर इस अभियान को सफल बनाना है? दिल्ली में ख़ास तौर से हम अभी जो परिवार जो रजिस्टर हुए हैं उसमें एक सेक्शन दलित परिवारों का भी है और वो पूरे जगह पे है। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच जो है वो इसका एक हिस्सा है और भी दलित संस्थाएं कई, NCDHR इसका हिस्सा है। तो उनकी मदद से हम दलित परिवारों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो होस्ट करने को तैयार हैं और वहाँ हम दूसरी कम्युनिटीज़ को भेज रहे हैं। तो सेंसिटाइजेशन तो ऐसे ही होगा जब लोग जाएंगे और मिलेंगे और बैठेंगे और फिर वापस अपने घरों पे बुलाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हम सब तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी हम इसमें, एक तो ये फॉल्ट लाइंस हैं कि दलित हैं, आदिवासी हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं। दूसरा, इस कैंपेन के थ्रू हम सब लोगों से ये भी अपील कर रहे हैं कि आपके आसपास जो भी मार्जिनलाइज फैमिलीज हैं, ख़ासतौर से जो समृद्ध लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास में इनसेंसिटिविटीज़ ज़्यादा हैं और बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बिल्कुल, हाँ। ये जो मोबाइल हाथ में आ गया इसके बाद तो वो सारी दुनिया से ही कट हो गए। और RWA की जो ग्रुप्स हैं वो इस बात की गवाही देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे रवीश ने कहा कि वो व्हाट्सएप आंटियाँ और व्हाट्सएप अंकल जो जिस तरह से नफरतें फैलाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप एक तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आपके हर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपके घर में मेड्स आती हैं, 15 अगस्त को उनके घर जाइए। आप घर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस व्यक्ति के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं। ठीक बात है। शबनम ने बात किया कि लोगों के विजडम पर बहुत भरोसा है उनको। मैं इसको ऐसे कहूँ कि नफ़रत जो है वो बहुत इंसानी मानवीय गुण है, स्वभाव है, लेकिन नफ़रत स्थायी भाव नहीं है, इंसान का स्थायी गुण नहीं है। जो अस्थायी गुण है, जहाँ पर स्थिरांक आएगा, जहाँ पर शांति आएगी, वो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा और कोएग्जिस्टेंस, जो सहजीवन एक साथ साथ निभाने की जो चीज़ है, वही स्थायी है सारे उठापटक के बाद। तो ये बात एक मनुष्य होने के नाते जितनी जल्दी हम सब समझ पाएँ उतना बेहतर है इस देश के लिए भी और हम सब के लिए भी, इस अभियान के लिए। मेरे घर आके देखो शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद है कि इस आज़ादी के महोत्सव पर इस 15 अगस्त से 30 जनवरी तक ये अभियान एक ऐसी छाप छोड़े
जिसका असर लोगों के ऊपर दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू। हमारे आसपास बढ़ता गुस्सा, कम हो रही सहनशीलता बता रही है कि हम निरंतर खोखले होते जा रहे हैं। यह खोखलापन हमारी हर तरह की हिंसाओं में व्यक्त हो रहा है, चाहे यह शाब्दिक हिंसा हो जो ट्रोल के रूप में महामारी बन गई है, या फिर शारीरिक हिंसा हो जो एक के बाद एक जारी सांप्रदायिक दंगों में व्यक्त हो रही है। हमें एक एक्सट्रीम यानी अति में जीने का आदी बनाया जा रहा है। आप किसी भी पक्ष के चरम बिंदु पर खड़े हैं, लेकिन घृणा और प्रेम के बीच सिर्फ एक्सट्रीम नहीं होता, बीच में भी बहुत कुछ है। यह बीच है जहां पर जीवन चलता है। हम गाड़ी को उसकी अधिकतम सीमा पर नहीं चलाते, सब कुछ अति पर जाकर ही संपन्न नहीं होता। हमें इसका मध्य बिंदु खोजना है। यह मध्य बिंदु मनुष्यता है, मानवीय मूल्य है, करुणा है। कवयित्री नताशा की एक कविता है, तुम भेजना प्रेम, बार बार भेजना, भले ही मैं वापस कर दूं, लौटेगा प्रेम ही तुम्हारे पास, पर मत भेजना कभी घृणा। घृणा बंद कर देती है दरवाजे, अंधेरे में कैद कर लेती है। इस कैद से मुक्ति का रास्ता प्रेम है। आज़ादी की 77वीं सालगिरह आप सबको मुबारक हो। हिंदुस्तान सबसे मिलकर बनेगा। 80% लोगों से 100% हिंदुस्तान नहीं बनेगा। जो लोग ये 20% हिंदुस्तान को मिटाने में लगे हैं, वो 100% हिंदुस्तान को मिटाने की 100% गारंटी हैं। सतर्क रहिए। जय हिंद।